हैं, उद्यमी भी हैं, व्यापारी भी हैं, रोजगार ले भी रही हैं, रोजगार दे भी रही हैं, छात्र भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, एस्ट्रोनॉट भी हैं, खिलाड़ी भी हैं। और राजनीतिक व्यवस्था की बुनियाद से लेकर ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक तक, जिले तक, हर स्तर पे आपको उनकी संख्या बढ़ती दिख रही है। लेकिन ये कटु सत्य है कि विधान पालिकाओं में जो संख्या उनकी होनी चाहिए थी, जो तादाद होनी चाहिए थी, वो आज तक बन नहीं पाई। और इसलिए आरक्षण जैसे अफर्मेटिव एक्शन को लेकर आज हम सब लोग मिलकर पूरा जोर लगाने के लिए तैयार हैं। आज के दिन मैं चौधरी चरण सिंह जी को याद करता हूं। बड़ी बड़ी राजनीतिक सभाओं में वे ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्लभ शौच की व्यवस्था पर भाषण दिया करते थे और प्रकाश डालते थे। आज जातियों में इतने संबंधों में कट्टरता बनती जा रही, वो अंतर्जातीय विवाह के पक्षधर बनकर लोगों को जोड़ने की बात करते थे। क्यों? क्योंकि वे चाहते थे कि समाज बदले। उनके ज़माने में और आज तक बहुत चीज़ें हो गई हैं, बहुत चीज़ बदल चुकी हैं, लेकिन आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है। मैंने खुद देखा है महोदय, गाँव में अगर सामाजिक और राजनीतिक परंपराओं के कारण लज्जा और शर्म को बहाना बनाकर अगर उन पे बोझ ज़्यादा लगाया जाता है, तो शहरों में भी मध्यम वर्ग में बहुत बड़े बड़े संभ्रांत परिवारों में भी घर की महिलाएं खाना बना रही हैं, बाहर वालों को, घर वालों को पहले खाना खिलाती हैं, उसके बाद सबसे आखिर में वो खाती हैं, चाहे वो गर्भवती भी हों। और आप समझ सकते हैं कि अगर माँ आखिर में अपने पोषण का ध्यान रखेगी, उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ी पे पड़ता है। और इसलिए गुजरात से भी ताज्जुब करने वाले आंकड़े आते हैं, बहुत निराश करने वाले आंकड़े आते हैं जब कुपोषण की हम बात करते हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं रुक रहे, लाख प्रयासों के बाद नहीं रुक पा रहे। ये हैवानियत क्यों है? उन्नाव हो, कठुआ हो, हाथरस हो, मणिपुर हो, महिला जो हमारी खिलाड़ियां थीं, कितना अत्याचार चुपचाप सहेंगे। अच्छा होता कि आज ट्रेजरी बेंचेस से जो आवाज निकल रही है, उस समय भी आपको उनके पक्ष में बात रखनी चाहिए। मैं मानता हूं कि इन चीजों का समाधान तब होगा जब हम जैसे लोगों की संख्या ऐसे सदनों में कम होगी और महिलाओं को खुद एजेंसी मिलेगी और खुद अपने नेतृत्व को आगे बढ़ने का मौका महिलाओं को एज अ वोटर, एज अ सपोर्टर एंड एज अ लीडर मिलेगा। और इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। बिल के लिए संबंध में दो ही सवाल है मेरे। नंबर 1, आप ही की प्रक्रिया को अगर हम फॉलो करते हैं तो 10 साल तो कहीं नहीं गए। तो जो चीज 2034 तक शायद आनी है, उसके लिए ये जल्दबाजी क्यों? स्पेशल सेशन होगा, पहले बताया नहीं जाएगा क्या बिल है, और उसके बाद जल्दबाजी में ये लो बिल और पास करो। क्या मजबूरी है? विंटर सेशन में भी ला सकते थे। कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में कहा कि हम ये जो आयोग बना रहे हैं, परिसीमन आयोग, ये जन सुनवाई करेगा। क्या महिलाओं को आरक्षण देने के लिए हमें जनसंख्या तलाशनी पड़ेगी? जिले जिले में जन सुनवाई करनी पड़ेगी? क्या आज भी महिलाओं को आगे आके गवाही देनी पड़ेगी कि हमें आरक्षण दो? फिर दोबारा मांग उठानी पड़ेगी, फिर दोबारा विरोध झेलना पड़ेगा? तो इसलिए परिसीमन आयोग की कहीं कोई आवश्यकता नहीं। और मैं सवाल पूछता हूं कि जो माननीय देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय जो कानून आया था, जो प्रस्ताव आया था, जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया में क्या कमियां थी? बाकी आगे पीछे जो प्रस्ताव थे उन्हें भूल जाइए, आप वाजपेयी जी को क्यों भूल गए? तो सीधी बात है, लोग समझ गए हैं कि ये रोड़ा तैयार किया जा रहा है, ये अड़चनें तैयार की जा रही हैं। नीति तो ठीक हो सकती है, नीयत में कुछ खोट। आपने धूम पिक्चर देखी, उसके बाद धूम 2 आई, मुन्ना भाई आई, फिर आई लगे रहो मुन्ना भाई। कई बार होता है ना, पार्ट 1 पार्ट 2, उसी तरह से अच्छे दिन आई थी, अच्छे दिन आएंगे। लोग समझ गए अच्छे दिन आएंगे पार्ट 2 है और कुछ है नहीं, करें आपका और कुछ नहीं। 2022 तक महोदया, 2022 तक देश के हर गरीब को छत मिल जानी थी, किसान की आय दुगनी होनी थी, 100 स्मार्ट शहर बनने थे। फिर कहा चिंता मत करो, अमृतकाल है, रुक जाओ। आज कल और परसों का हिसाब दीजिए,
आज महिलाएं इंतजार क्यों करें बताइए? अगले चुनाव में आरक्षण क्यों नहीं दिया ये बताइए? ये सवाल सबके मन में है। और संत कबीर जी का एक दोहा दोहराता हूं कि आज कल काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरे करेगा कब। धन्यवाद।